इंडियन इंस्टीट्यूट तोशाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस के अंदर हमने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था। वहां पर थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थी, इस वीडियो में नहीं आएगी ज्यादा साउंड, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले हमने 2-3 क्लास इसकी डाली है ज्योग्राफी की, तो ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। तो बता देता हूं, भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला, और नंबर 2 जो है उसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान, और नंबर 3 जो है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और नंबर 4 जो है उसका नाम है दक्षिण तटीय प्रदेश। यानी फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं, भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर मैं बात करूं तो भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग और दक्षिण तटीय प्रदेश। ये 4 भागों में हिमालय हमारे भारत को बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। थोड़ा मैप के अंदर आपको मैं बता देता हूँ। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के उत्तरी भाग में जो है फैला हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है चांद के आकार में, ये आपका जो भारत का हिमालय उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान में भी है हिमालय, चाइना के अंदर भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी, म्यांमार में भी, सब इस जगह पे क्या है, सभी जगह पे आपका हिमालय पर्वत। लेकिन अगर मैं बात करूँ भारत की तो मैप के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये भारत का हिमालय पर्वत है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से। अब हम बात करूंगा हिमालय की, यानी उत्पत्ति वही हिमालय की उत्पत्ति के बारे में मैं बात करूं तो आपको बता देता हूं हिमालय पहले 33 सागर, 33 सागर से किसकी उत्पत्ति हुई है हिमालय की। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 33 सागर। दोस्तों, थोड़ा अगर आप डीपली पढ़ना चाहे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये था 33 सागर, 33 सागर। यहां के ऊपर अंदर 2 प्लेट थी। प्लेटें आपको पता गति करती हैं। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ भागती हैं, गति करती हैं, तो उसको बोलते हैं अभिसारी गति। और अभिसारी गति के कारण ही पहाड़ों का निर्माण होता है। क्यों? देखो, जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ भागेंगी, जमीन की मैं बात कर रहा हूं, एक दूसरे की तरफ भागेंगी, तो अगर इसका बीच का जो क्षेत्र है ये क्या करेगा, ये दबाव के कारण ऊपर उठ जाएगा। जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएंगे, ये जो बीच का क्षेत्र है ये ऊपर उठता चलेगा, ऊपर उठेगा तो इससे किसका निर्माण होगा, पहाड़ों का निर्माण होगा, जिसको हम बोलते हैं हिमालय की उत्पत्ति किस गति के कारण हुई, तो अभिसारी गति के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। हिमालय पहले किसका भाग था, 33 सागर। 33 सागर से क्या हुआ, ये प्लेटों ने गति की और यहाँ से एक हिस्सा ऊपर उठ गया, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। चलो पढ़ते हैं आगे। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, 33 सागर से। दूसरा मैं बता देता हूं, यहां पर नदी है सिंधु नदी, और यहां पर एक नदी है ब्रह्मपुत्र।
तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में अगर हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं हिमालय पर्वत फैला हुआ है। भारत की अगर बात करें तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इसकी लंबाई यानी उत्तर से लेकर पूर्व तक लगभग 2500 किलोमीटर में। भाई भारत के अंदर हिमालय की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर की लेंथ है किसकी? हिमालय पर्वत की। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, भारत में ऊंचाई की बात करूं तो भारत में इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर। ठीक है, भारत में हिमालय की ऊंचाई लगभग कितनी है आपको बता देता हूं। ये सभी आंकड़े हम करेंगे लगभग के अंदर। ठीक है, तो लगभग कितनी 6100 मीटर की ऊंचाई है किसकी? हिमालय पर्वत की। दूसरा, हिमालय पर्वत में अगर विश्व की बात करूं, ग्लेशियर आपको पता बर्फ के पहाड़ होते हैं बड़े बड़े। विश्व के अंदर लगभग 2 लाख ग्लेशियर हैं। विश्व के अंदर लगभग 2 लाख ग्लेशियर हैं, जिनमें से 20,000 ग्लेशियर हिमालय में पाए जाते हैं। भाई लगभग 20,000 ग्लेशियर जो है वो हिमालय पर्वत के अंदर निहित है। और विश्व में लगभग जो टोटल माप उनका लिया गया वो कितना है? 2 लाख। अब पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। देखो 6100 मीटर की ऊंचाई है, 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इसका फैलाव है। अगर मैं बात करूं हिमालय पर 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमालय के ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद वनस्पति नहीं उगती। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय पर कितनी ऊंचाई के बाद वनस्पति नहीं उगती? तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती। अब हम बात करूंगा हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। भाई हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, नंबर 3 मध्यम हिमालय, नंबर 4 लघु, निम्न या शिवालिक श्रेणी। इन भागों में जो है हिमालय पर्वत को बांटा गया। सबसे पहला भाग जो हिमालय का उसका नाम है ट्रांस हिमालय, दूसरा जो सर्वोच्च हिमालय, तीसरा जो वो मध्यम हिमालय और चौथा जो भाग उसको लघु हिमालय बोल सकते हो, निम्न हिमालय बोल सकते हो और शिवालिक श्रेणी भी बोल सकते हो। दोस्तों अब बात करें कंपटीशन एग्जाम की, HSC है, SSC है। ठीक है, मैं यहाँ पर CGL CPU की बात नहीं कर रहा, UPSC की बात नहीं कर रहा। हमारे जो कलर लेवल के एग्जाम है उनके अंदर आपको सबसे ज्यादा अगर पढ़ना है, एक तो पढ़ना वो सर्वोच्च हिमालय के बाद और दूसरा शिवालिक श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा दोस्तों, सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा। सर्वोच्च का मतलब, अब आपको पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कितनी? 8850 मीटर। पहले कितनी थी? 8848। अब जो भी आप NCERT की बुक लोगे उसके अंदर कितना मिलेगा आपको? 8850 मीटर की ऊंचाई मिलेगी। तो सर्वोच्च का मतलब है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हिमालय के किस भाग में? सर्वोच्च भाग में। भाई विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हिमालय के किस भाग में निहित है? सर्वोच्च हिमालय में निहित है। सेकंड श्रेणी की अगर बात करूं, नंबर 2 श्रेणी के अंदर जो है वो सबसे ऊंची चोटियां मिलेंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट होगी, K2 होगी। ठीक है, ये सभी मिलेंगे सर्वोच्च भाग में। और शिवालिक श्रेणियों के ऊपर तो आपको पता ही है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवालिक श्रेणियां भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये वाला जो भाग आपका, ये वाला जो भाग में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग है? शिवालिक श्रेणियों वाला भाग है। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा हो गया? अगर मैप बनाएंगे तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। भाई उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? शिवालिक श्रेणियों का सर्वाधिक विस्तार है। दोस्तों अगर आपको हरियाणवी में मैं बताऊं ट्रांस हिमालय क्या होता है, सर्वोच्च क्या होता है, मध्यम क्या होता है, लघु का, जहां से शुरुआत होती है, जो ये भाग आपका जहां से शुरुआत हुई थी वो कौन सा हिमालय? आपका ट्रांस हिमालय प्रथम। अगर आप रोडवेज बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है, और डंडे के पास खड़े हैं, बस भाज रही है 100 और ड्राइवर एकदम ब्रेक लगा होगा, क्या होगा? माथा लगेगा जाके, क्या कहे? डंडे का क्या होगा? गोला। शुरुआत क्या की होगी? ट्रांस हिमालय बन गया वो। दूसरी फिर वो काम हो जा, बस भगा ले और खड़े मारा ब्रेक, क्या होगा?
फिर लागेगा सिर लाग दी क्या होगा, गोड़ का साइज बढ़ जाएगा, सब तो बड़ी चोटी हो जाएगी। और कौन सा भाग में, सेकंड भाग में, यानी सर्वोच्च भाग हो जाएगा सबसे ऊंचा। तीसरी फिर वही काम कर दे तो क्या होगा, पाटे जाएगा माथा, खूनम खून पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका विस्तार ज्यादा हो जाएगा। यानी हिमालय का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में है, मध्यम भाग में हिमालय का विस्तार ज्यादा है। मध्य भाग क्या हिमालय का सबसे ज्यादा। और चौथी फिर वह काम कर दे लास्ट में, फिर तो खड़ा हो जाएगा, माथा मांस मूसली गिरा होगा, खड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पर बर्फ हट जाएगी, ब्लू माउंटेन। यानी ब्लू माउंटेन का मतलब क्या, नीले पहाड़ दिखाई देंगे जिनको हम क्या कहेंगे, शिवालिक श्रेणी। यहाँ पर बर्फ बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी। ये थे हिमालय के 4 भाग भाई, ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च, मध्यम। एक क्वेश्चन इन पे बनेगा, सर्वाधिक ऊंची चोटी किस भाग में, सर्वोच्च भाग में। शिवालिक श्रेणियों का सर्वाधिक विस्तार कहां पर, उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, ये तो था आपका पार्ट 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान भाई। अब पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये बना दिया हमने उत्तर का विशाल मैदान। ये जो रेड वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला भाग, इसको बोलेंगे हम उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों देखिए, उत्तर का विशाल मैदान जो है, यहाँ पर आपको पड़ता पंजाब और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूं उत्तर का विशाल मैदान पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगभग 2200 किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 2200 किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको पता है हिमालय से असंख्य नदियां निकलती हैं जो अपने साथ अवसाद निक्षेप भाके लाती है, मिट्टी कण भाके लाती है, जिससे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा। किसका निर्माण होता है, उत्तर के विशाल मैदान का। उत्तर का विशाल मैदान कितना है, भारतीय विस्तार लगभग 2200 किलोमीटर तक। किन राज्यों के बीच में फैला हुआ, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल के बीच में जो है ये फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। कंपटीशन एग्जाम में उत्तर के विशाल मैदान से लगभग मोस्टली ज्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है उत्तर के विशाल मैदान से 3 क्षेत्र अप्रभावित हैं। 3 क्षेत्र अप्रभावित हैं। अप्रभावित का मतलब समझते हो आप, प्रभाव न पड़ना। प्रभाव कैसे नहीं पड़ सकता, देखो इसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा, और नदियों में क्या आएगा, पानी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर उसके अंदर पानी नहीं पहुंचा तो वह चीज क्या हो जाएगी, अप्रभावित हो जाएगी। तो नंबर 1 कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार उत्तर के विशाल मैदान से अप्रभावित है। ये है कहां पर, झारखंड में भाई, झारखंड के अंदर है। नंबर 2 क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और तीसरा कौन सा है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भी क्या है, ये भी कहां पड़ता आपका, राजस्थान में। और ये कहां पर है, राजस्थान में। देखो ये उत्तर का विशाल मैदान में राजस्थान आया हुआ है, लेकिन राजस्थान में 2 चीज ऐसी है, थार मरुस्थल जिसको शुष्क भूमि के नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भी क्या कौन सी पहाड़ी है, शुष्क पहाड़ी है, सबसे प्राचीन पहाड़ियां है भाई। और पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था, हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय एक नवीन या वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत भाई, ठीक है, नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है कौन, हिमालय।
पर्वत भाई। अब बात करेंगे 3 क्षेत्र है प्रभावित है, छोटा नागपुर का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, थार मरुस्थल राजस्थान। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका ये भाई, खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। खनिजों की बहुलता वाला स्थान किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। खनिजों की अधिकता वाला स्थान छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। थार मरुस्थल में आपकी 2 नदियां बहती हैं भाई, घग्गर और लूनी। लेकिन इसके अलावा राजस्थान के 2 क्षेत्र अप्रभावित है, किससे? उत्तर के विशाल मैदान से, यानी इनमें पानी नहीं पहुंच रहा। उसके बावजूद भी पूरे भारत का अकेला 35% बाजरा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान उत्पादन करता है। और कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है भाई। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। पूरे भारत का कितने प्रतिशत बाजरा अकेला राजस्थान उत्पादित करता है? तो वो करता है 35% बाजरा अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा पढ़ाने की, क्योंकि पता है वीडियो ज्यादा लंबी बन जाती है और मैं चाहता हूँ एक थोड़े टाइम के अंदर एक पूरा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। गंगा नदी तंत्र का मैदान, सिंधु नदी तंत्र का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान। इन 3 नदी तंत्र के मैदान से उत्तर विशाल मैदान को बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान के बाद प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग भाई देखें, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग इसको बोलेंगे, ये है उत्तर हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग की खास बात है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। दोस्तों सबसे पहले प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप द्वीप के बारे में तो हमने पढ़ा भाई। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी, जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हुआ क्या कहलाता है? द्वीप। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? 47। ये आपका अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में द्वीपों की बात करूं तो 43 और बंगाल की खाड़ी में बात करूं तो 204 द्वीप है भाई टोटल। ठीक है, ये टोटल 247 द्वीप है भारत में। अरब सागर में 43 है, बंगाल की खाड़ी में 204। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, लेकिन लक्षद्वीप समूह की बात करूं तो 36 द्वीप आते हैं इसके अंतर्गत लक्षद्वीप समूह में। और प्रायद्वीप क्या हो जाएगा? जो 3 ओर से पानी से घिरा उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। देखो दक्षिण भारत जो है 3 ओर से पानी से घिरा, यहाँ पर अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, 3 ओर से पानी से घिरा होने के बाद इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब बात करूंगा प्रायद्वीपीय पठारी भाग की। 3 ही क्वेश्चन है मेन प्रायद्वीपीय पठारी भाग के, बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठारी भाग की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है वो है 900 मीटर। दूसरा, इस भाग में मजबूत चट्टान है भाई। और नंबर 3 और इंपॉर्टेंट, इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। किस भाग में मजबूत चट्टाने हैं? तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में मजबूत चट्टान है। किस भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। अगर इसके मैं पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात करूं वो अगले वाले टॉपिक में करा देता हूं, जस्ट आगे। अब लास्ट बच गया आपका दक्षिण तटीय प्रदेश भाई। दक्षिण
तटीय प्रदेश। ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है ये आपके भारत के दक्षिण तटीय प्रदेश। ये है दक्षिण तटीय प्रदेश भाई। देखो दक्षिण तटीय प्रदेश, सबसे पहली बात दक्षिण तटीय प्रदेशों को दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण तटीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पश्चिम दक्षिण तटीय प्रदेश और दूसरा हो जाएगा पूर्व दक्षिण तटीय प्रदेश। ठीक है, ये दो भाग है। एक तो ये तो हो जाएगा आपका पश्चिमी तट और ये हो जाएगा पूर्वी तट। यहां पर लिख देता हूं, ये हो जाएगा पश्चिमी तट और ये हो जाएगा पूर्वी तट। ठीक है, दक्षिण लगा देंगे। पश्चिम दक्षिणी तटीय प्रदेश, इसकी खास बात, इस भाग की औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी तटीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। और गोंडवाना लैंड की ऊंचाई कितनी थी? 900 मीटर भाई। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी तटीय प्रदेश 1200 मीटर की ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठारी भाग 900 मीटर की ऊंचाई, दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश 600 मीटर की ऊंचाई। जो अगला टॉपिक आपका इंडियन रिवर, भारतीय अपवा तंत्र, भारतीय नदियां, उसका 50% यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो यो भाग तो 1200 मीटर ऊंचा, बीच वाला 900, यो 600, यानी दक्षिण भारत की नदियों की मैं बात करूं तो दक्षिण भारत की नदियों का संगम पराई किस में होगा? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा है ना, ऊंचे से फिर 900 की तरफ आएंगे, फिर 600 की तरफ, और फिर किस में घुस जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अपवाद हर जगह होता है। जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे भी भ्रंश बनता कैसे है। ठीक है, दूसरी दक्षिण पश्चिमी तटीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग बता देता हूं कौन कौन से। नंबर 1 यहां पर है कोंकण तट, यह है गुजरात में। नंबर 2 ये यहां पर कन्नड़ या केनरा तट, यह है कर्नाटक में। और तीसरा लास्ट यहां पर है मालाबार तट, ये कहां पर है? केरल में। ठीक है, कोंकण तट गुजरात, कन्नड़ या केनरा तट कर्नाटक, मालाबार तट केरल। दोस्तों मालाबार तट केरल से वर्षा का यानी मानसून का प्रारंभ होता है। वर्षा का आंकन, आंकन यानी शुरुआत। भारत में सबसे पहले किस तट पे वर्षा होती है? भारत में सबसे पहले मानसून स्तर किस तट पर आता है? तो मालाबार तट केरल के अंदर शुरुआत होती है किसकी? वर्षा की, मानसून की भाई। सबसे पहले मानसून मालाबार तट केरल में होती है। अब बात करूंगा दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश, इसको भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 यहां पर उत्कल या उत्तरी सरकार तट, ये है आपका उड़ीसा में। दूसरा यहां पर गोलकुंडा तट, ये आपका आंध्र प्रदेश में। और तीसरा यहां पर कोरोमंडल तट, ये आपका तमिलनाडु। कोरोमंडल तट कहां पर है? तमिलनाडु। दोस्तों देखो वर्षा का शुभारंभ किस तट से होता है? मालाबार तट। एक क्वेश्चन यही बनेगा, लौटती हुई मानसून, जाती हुई मानसून अंतिम में किस तट पे वर्षा करती है? तो कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है। लौटती हुई मानसून किस तट पे वर्षा करती है? कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है। दोस्तों ये टॉपिक था आपका भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों आपके प्यार और सहयोग से ही हम अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आपके जो कमेंट वगैरह आते हैं, आपका जो स्नेह हमें दिखाई देता भी, आप वीडियो को कितना शेयर करते हैं, उसी हिसाब से हम अच्छे टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे।
दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम यूट्यूब चैनल। प्लीज सारे भाई इसने लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करियो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।